गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एसआई अप्रोच से इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को अचीव करने की। तो बुक लाए हो क्या तुम्हें? बुक है क्या किसी के पास? उस पर देखो तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड फटाफट देखो। और सारे लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए, जो जो लोग भी क्लास पे हैं, स्विच ऑन टू द कैमरा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैमरे को ऑन कर लीजिए। तो एग्रीगेट डिमांड वाले ही चैप्टर में देखो ना, है एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर निकालो, उसमें देखो है कि नहीं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। और देखिए चैप्टर निकालो पहले एग्रीगेट डिमांड। चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था वो ये कि किस तरीके से एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आती है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट था, और मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि जहां पे इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम पे होगी, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब एडी बड़ा होगा, एएस छोटा होगा, या तो एडी छोटा होगा और नहीं तो एएस बड़ा होगा। यही दो सिचुएशन था। अब इसी को हम लोग थोड़ा और इलैबोरेटिव वे में इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इसको, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग बात करेंगे एक्सेस डिमांड की। किसकी बात करेंगे? एक्सेस डिमांड की हम लोग बात करेंगे। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड का मतलब कि आपकी इकोनॉमी में डिमांड जो है वो क्या है? ज्यादा है। सबसे पहले तो हम लोग एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बना लें। दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, और ये एक 45 डिग्री लाइन है जो कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। समझना ध्यान से, इसको देखने की कोशिश करना। यहाँ पे आपकी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। वाई जो है वो हमारे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप देखिए तो अब हम लोगों को समझना क्या है? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। एक्सेस डिमांड कब होगा? जब आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई छोटा हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये है। अब एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो गया, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। किधर शिफ्ट कर गया? राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। अब देख लो ये राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो एक नया
सॉरी, ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर, राइटवर्ड नहीं, लेफ्टवर्ड, ऊपर की ओर, अपवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट तो नीचे हो गया, नीचे ना हो गया ऐसे, हाँ। ये इसके रिस्पेक्ट में ऊपर की ओर शिफ्ट किया या लेफ्टवर्ड, इसको हमने नाम दे दिया AD1। क्या नाम दे दिया? AD1। अब आप देखिए एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट, नया इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है बाबू? ये वाला पॉइंट, ये सुनो। पुराना इक्विलिब्रियम क्या था? ये वाला पॉइंट था। इसको आप पॉइंट ई दे दें और इसको आप पॉइंट E1 दे दें। क्या दे दें? पॉइंट E1। तो ये जो नया इक्विलिब्रियम आया यहां पर, ये जो गैप आया, ये गैप क्यों आया? ये जो ये पुराना वाला इक्विलिब्रियम को जब आप सीधा ऊपर मिलाएंगे, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इतने से हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया? डिमांड ज्यादा हो गया। डिमांड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ये सब टर्म याद रखना। इन्फ्लेशनरी गैप, क्या कहेंगे इसको? इन्फ्लेशनरी गैप। ये समझ में आया कि नहीं आया? आप सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि मार्केट में जो पुराना डिमांड था, उस पुराने डिमांड के रिस्पेक्ट में नया डिमांड बढ़ गया। तो जब नया डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब आपकी इकोनॉमी में बाबू प्राइस बढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, प्राइस राइज। तो इसीलिए ये गैप चूंकि इन्फ्लेशन को कॉज करता है, इसलिए इस गैप को आप क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब एक ऐसा गैप जो इन्फ्लेशन को लीड करता हो, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता हो, उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इन्फ्लेशन कब होगा? महंगाई कब बढ़ेगी? महंगाई तब बढ़ेगी जब आपकी इकोनॉमी में डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डिमांड पहले से क्या हो गया? बढ़ गया। ये जो आप ब्लैक शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? बढ़े हुए डिमांड को शो कर रहा है। आपकी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब आपकी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया? क्या होगा बताइए? प्राइस राइज करेगा। प्राइस राइज करने को क्या कहते हैं हम लोग? इन्फ्लेशन कहते हैं। और वो इन्फ्लेशन क्यों हुआ? इस गैप की वजह से हुआ। इस प्राइस मतलब डिमांड बढ़ने की वजह से हुआ। इसलिए इसको हम लोग कौन सा गैप कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी का अगर तुम लोग मतलब ये तो एक्सेस डिमांड का केस हो गया। अगर तुम लोग डेफिसिट डिमांड का केस या डेफिशिएंट डिमांड का केस हमको बना के दिखाओ तो कोशिश करके। डेफिशिएंट डिमांड का केस कैसे शो करोगे? हाँ, डिफ्लेशनरी गैप होगा। वेरी गुड। तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे बताइए? डेफिशिएंट डिमांड को कैसे शो कीजिएगा? बना क्या? नीचे आएगा। हम्म,
कैसे बनेगा? बन गया। ठीक है, मिला लेना सही है या गलत है। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये 45 डिग्री लाइन जो कि एएस कर्व है, ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम, इसको हमने नाम दे दिया ई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? डिमांड घट गया, तो डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड छोटा और एग्रीगेट सप्लाई बड़ा। यानी कि आप इसको नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे, इसको आप नाम दे दीजिए AD-1। क्या नाम दे देंगे? AD-1। तो पुराना वाला इक्विलिब्रियम का इनकम ये था, देखो। अब नया इक्विलिब्रियम यहां पे आ गया, ये सुनो। यानी कि इसको आप नाम दे दीजिए E-1। E-1। अब ये जो डिमांड में कमी आई, उस डिमांड में कमी की वजह से आपकी इकोनॉमी में प्राइस क्या हो गया? प्राइस क्या हो गया? घट गया। और प्राइस घटने से क्या होगा? आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा। क्या होगा? वो डिफ्लेशन। तो वो जो गैप, दिस गैप, ये वाला जो गैप आया, इस गैप को हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। एम आई क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे, एक चीज और, हम लोगों ने क्या देखा बाबू यहां पर कि मेरा डिमांड कम है और सप्लाई ही ज्यादा। तो अगर आप पूरा नए वाले इक्विलिब्रियम को यहां पे मिलाइएगा, तो क्या देख रहे हैं? मेरा जो नया इनकम है वो पुराने इनकम से क्या हो गया? नया इनकम पुराने वाले से क्या हो गया? तो अगर इनकम घट गया तभी तो डिमांड कम हुआ। यस सुनो। और जब डिमांड कम हुआ तो प्राइस कम और आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे आपका इनकम क्या हो गया बाबू? इनकम आपका बढ़ गया। इनकम बढ़ने से क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा और इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है एकदम? ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। डिमांड का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं इसको। शुड आई रब दिस? चलो, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्फ्लेशन। नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्फ्लेशन। नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आज मतलब 2-3 क्लास में कोशिश करेंगे इसको फटाफट कंप्लीट करें, क्योंकि 2 चैप्टर और बचा हुआ है। मल्टीप्लायर का, कंजम्पशन का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाद में ही क्लास स्टार्ट हुआ तो क्या किया जा सकता है। इन्फ्लेशन होता क्या? व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई क्या है? इन्फ्लेशन की हिंदी मुद्रास्फीति या महंगाई। राइट? एकदम ध्यान से सुनना, एक बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। आप कहते हैं प्राइस मार्केट में बढ़ गया। क्या कहते हैं आप? मार्केट में प्राइस बढ़ गया। इसको आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन हो गया। क्या हो गया? इन्फ्लेशन। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेगा इन्फ्लेशन क्या है, तो लोग बोलेगा प्राइस राइज को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं आप? प्राइस राइज को इन्फ्लेशन कहते हैं।
लेकिन एक्चुअली में प्राइस राइज को इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, लेकिन प्राइस राइज हुआ क्यों? प्राइस राइज हुआ क्यों, ये समझना है। इसके पीछे थोड़ा डिफरेंट लॉजिक है, उसको समझो। एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। हम लोग बाजार जाते हैं। आप पहले ये बताइए, आज से 1 साल 2 साल पहले जब आप मार्केट 100 रुपए का नोट लेके जाते थे, तो उस समय ज्यादा सामान खरीदते थे या अभी ज्यादा खरीदिएगा? उस समय ज्यादा खरीदते थे। अभी 100 रुपए कैसे खर्च हो जाता है पता भी नहीं चलता। ये सुनो, तो कहने का मतलब ये आप सब ने एक्सपीरियंस किया कि सर आज से 2 साल पहले 100 रुपए में हम लोग ज्यादा खरीदते थे, आज कम खरीदते, राइट? आप पहले जितना खरीदते थे, सुनना ध्यान से, आप पहले जितना खरीदते थे 100 रुपए में, आज उतना ही खरीदने के लिए आज मान लीजिए आपको 130 रुपए देने पड़ते। कितना देना पड़ता है? 130। सामान वही है, वही खरीदते हैं सामान, दुकानदार भी वही है, सामान भी वही है, खरीदने वाला भी वही है, और जिस नोट से खरीदते हैं वो नोट भी वही। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आप 2 साल बाद 30 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे हैं? वाई यू आर पेइंग ₹30 मोर? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? कारण सुन लीजिए, कारण ये कि आप जिस करेंसी से खरीदने जा रहे हैं उस करेंसी का वैल्यू घट गया। वेरी गुड, उस करेंसी का वैल्यू घट गया, उसके खरीदने की क्षमता घट गई, कम हो गई। यानी कि जितने से उसकी क्षमता कम हुई, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट महंगाई इज। बात आ रही है समझ में? आप जो जिस पैसे से वो सामान को खरीदते थे, 2 साल के अंदर उस पैसे, उस करेंसी में परचेजिंग पावर में क्या हो गया? कमी आ गई, उसके वैल्यू में कमी आ गई। तो जितने से वैल्यू कम हुआ उतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मान लीजिए वैल्यू 10% ही घट गया, लेकिन घटा तो 10% घट गया, यानी कि 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। तो 10 रुपए वैल्यू घटा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए 10 रुपए। तो आप कहते हैं चीजें महंगी है। आप क्या कहते हैं? चीजें महंगी हो, राइट? तो एक्चुअली में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट यही है। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है, उसके पीछे का जो एक्चुअल फैक्ट है कि आप जिस करेंसी से उसको खरीदने जाते हैं उसके वैल्यू में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और जितने से वैल्यू में कमी आती है उसको कंपनसेट करने के लिए आप जो एडिशनल पे करते हैं, उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। गॉट इट? ठीक है। अब एक सवाल, क्या एवरी राइज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन? सवाल सुनिएगा ध्यान से। क्या एवरी राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन? आप कह रहे हैं नो, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। लेकिन इसमें कह रहा है कि भाई इन्फ्लेशन, अगर प्राइस राइज पिछले साल के कंपैरिजन में केवल 5% तक, केवल कितने परसेंट तक है? 5% तक है, तो कहता है 5% तक है तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे। 5% से ऊपर है तभी इन्फ्लेशन। 8% हो गया, 10% हो गया, 12% हो गया तो इन्फ्लेशन होगा। अगर 2.5% हो रहा है तो उसको टेक्निकली इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन नहीं कहते। आप अपनी बुक में देखिएगा, पहली लाइन ही लिखी गई होगी। देखो लाइन पढ़ो वाली, लिखा हुआ है लाइन कि 5%, 5% से ज्यादा अगर प्राइस बढ़े, ओनली देन इट इज रेफर्ड टू एज इन्फ्लेशन। क्लियर है एकदम? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का टाइप्स पे हम लोग अगर आए, सीधा बगैर टाइम वेस्ट किए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। और क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तीन: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्टैगफ्लेशन। ठीक है, लिखा हुआ किताब में भी है कॉन्सेप्ट्स, पहले समझ जाइए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? सुनना एकदम ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंगली समझाने की कोशिश करेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा राइज इन प्राइस जो डिमांड में बढ़त की वजह से हो, डिमांड खींचता हो प्राइस को अपनी ओर, तो इसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। राइट? हमेशा प्राइस राइज जो होता है वो डिमांड की वजह से हो ऐसा नहीं है। राइट? अलग अलग कारणों से इन्फ्लेशन हो सकता है, प्राइस राइज हो सकता है, डिमांड बढ़ना उसमें से एक कारण है और एक मेजर रीजन लोग मानते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नाम से क्लियर है, जब प्राइस ऊपर की ओर बढ़े, किसकी वजह से? डिमांड की वजह से, डिमांड प्राइस को अपनी ओर खींच रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक लाइन सुन लो ध्यान से, when more money, when more money, more money कहने का मतलब more purchasing power, when more money is chasing का मतलब पीछा कर, fewer goods, when more money is chasing what? Fewer goods and services, fewer का मतलब थोड़ा कम। तो मतलब समझिए, जब fewer goods यानी कि गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी कम है मार्केट में, लेकिन उसको पीछा करने वाला जो मनी है वो ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए कि आपने, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, क्या शाम के समय में या सुबह सुबह देहात वगैरह से लोकल ट्रेन से लोग सब्जी वगैरह टोकरी में लेके, फल लेके वो शहर में बेचने के लिए आते हैं, जब शाम हो जाता है बेच लेते हैं, तो 5-5:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ के लोकल ट्रेन अपने अपने लोग घर जाते हैं। हैव यू सीन दिस? तो अब होता क्या है इसमें कि जब शाम के समय में उनकी टोकरी खाली हो जाती है, टोकरी में थोड़ा थोड़ा सामान बचा रहता है, तो वो कहते हैं कि भाई ट्रेन पकड़ना है, थोड़ा सा सामान है, 20 रुपए में पूरा ले लीजिए। ये सुनो, तो आप गए वहां पे, आपने कहा कि नहीं अच्छा सामान तो निकल गया, 20 रुपए का है, 20 रुपए नहीं देंगे, 15 रुपए देंगे, देना है तो दे दो। अब उसकी ट्रेन लगने वाली थी, अब वो कहता ठीक है भाई ले लीजिए, क्योंकि उसको ट्रेन पकड़ना है, 5 रुपए के चलते उसकी ट्रेन छूटती है, उसको बैठना पड़ता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो सामान बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन मेरे जैसे, आपके जैसे समझदार लोग और भी है मार्केट, कैसा ना? तो अब क्या हुआ कि आप खड़े हुए हैं यहाँ, पर्स पे हाथ डाल रहे हैं, पता चला कि 2-3-4 लोग और आ गए। एग्जाम्पल समझिएगा, 2-3-4 लोग और आ गए, सामान तो फ्यू ही है, उतना ही है टोकरी में, लेकिन मनी जो चेज कर रहा है, पहले सिर्फ आपका मनी था, अब क्या हो गया? 4-5 लोगों का मनी वहां पे आ गया, परचेजिंग पावर क्या हुआ? बढ़ गया। मोर मनी चेजिंग फ्यूअर गुड्स, मोर मनी चेजिंग फ्यूअर गुड्स। अब जो टोकरी वाला है वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, अब वो अपना पुराने ढर्रे पे आ जाए, बोला अच्छा ठीक है, आधा घंटा बाद भी ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं, उसी को पकड़ के चले जाए। समझ रहे बात? अब क्या हुआ कि तुरंत उसने कहा कि नहीं नहीं, 20 रुपए, सब सारा कहा 20 रुपए किलो,
राइट। अब आप समझिए कि उसने तुरंत क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि फ्यूअर गुड्स मोर परचेजिंग पावर जो उसको चेज करना है। तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस क्यों बढ़ा, डिमांड की वजह से। प्राइस क्यों बढ़ा, डिमांड की वजह से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और देखिए, अगर आप इकोनॉमिस्ट से पूछिएगा कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, लॉजिक भी समझ। क्योंकि डिमांड अगर नहीं बढ़ेगा, दिन पे दिन डिमांड अगर नहीं बढ़ेगा, तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा तो जो भाई प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, उसको एक इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करे और ज्यादा सप्लाई करे। बात समझ रहे हैं? आप तो कंज्यूमर होने के नाते ये सोचेंगे कि भाई प्राइस कम से कम हो जाए, प्राइस क्या हो जाए, कम से कम, ताकि आप ज्यादा खरीद सके। सेलर तो ये सोचेगा कि प्राइस हमको ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि हम मुनाफा ज्यादा कमा पाए। तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि प्राइस जो है वो बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंट्रोल। जरूरत से ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा तो भूखमरी आ जाएगी, क्योंकि गरीब लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, स्टारवेशन हो जाएगी। प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन कंट्रोलेबल लिमिट्स पे प्राइस बढ़ना चाहिए। प्राइस बढ़ना चाहिए लेकिन कंट्रोलेबल लिमिट्स में प्राइस बढ़ना चाहिए। अब जब ये प्राइस कंट्रोलेबल लिमिट्स में बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगा, प्रोडक्शन लोग बढ़ाने का सोचेंगे। लोग प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचेंगे, इसका मतलब कि लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये फायदेमंद है इकोनॉमी को। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल्ड है, तब ये आपकी इकोनॉमी को बहुत आगे तक ले जा सकता है। ये इकोनॉमी के एक्सपेंशन का एक बहुत अहम कारण है। और यही आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट सेवेंथ पे कमीशन? हाँ, पे कमीशन के बाद, वेतन आयोग के बारे में। तो हाँ, पे कमीशन। तो सरकार को हर 5 साल 6 साल पे सैलरी क्यों बढ़ानी पड़ती है लोगों की इतनी इतनी? कुछ तो कारण होगा। क्योंकि अगर सैलरी सरकार ने एक बार बढ़ा दी, तो एक बार जब लोगों की सैलरी बढ़ी, तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन यूनिट आएगा, उसको सप्लाई होगा, तो 3 4 5 साल लग जाएगा। सारी चीजों को स्टेबल करने में, डिमांड के हिसाब से सप्लाई को मैच करने के लिए 2 3 4 साल लग जाएगा। अब जब डिमांड सप्लाई फिर बराबर हो गया, सब कुछ स्थिर हो गया, अब फिर से इकोनॉमी को एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो 8वां वेतन आएगा। डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगा तभी तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब आप डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो प्रोडक्शन क्यों होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए सैलरी बढ़ाना, इंक्रीमेंट करना सरकार की मजबूरी है, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, रिलायंस हो, इंफोसिस हो, या फिर विप्रो जैसी कंपनियां हो, ये हर एक साल अपने एम्प्लॉय को क्यों रिवॉर्ड करती है, 12% 13% 20% तक सैलरी इंक्रीमेंट क्यों देती है? क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत मेजर सोर्स है, बहुत मेजर सोर्स। तो अगर इनका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, तो ये डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिमांड क्रिएट करना, ये सारी, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, बिजनेस से इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सीधा जुड़ा हुआ है। राइट? तो ये था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कि इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है। अगर आरबीआई को लगता है, क्योंकि आपके वहां जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक की भूमिका में कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कंट्रोल करना। ठीक है? तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई कौन सी पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है बाबू,
वो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट हो जाती है। आरबीआई इस पॉलिसी से क्या करता है, चीजों को कंट्रोल कर लेता है। क्या करता है, चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार की फिस्कल पॉलिसी भी है, उससे भी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपकी इकोनॉमी में दो पैरेलल पॉलिसीज चलती है। दो पैरेलल पॉलिसीज चलती हैं। कौन कौन सी पॉलिसी? एक है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। फिजिकल नहीं होता, फिस्कल। उच्चारण क्या है उसका? फिस्कल, FISCL, फिस्कल। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये कौन बनाता है? आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों पॉलिसी एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ऐसे नहीं है कि मतलब अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईस्ट में जा रही है तो फिस्कल पॉलिसी वेस्ट में जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव है कि आपकी इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल कैसे किया जाए, आपकी इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए। इसके लिए ये दोनों पॉलिसीज काम करती है। काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों पॉलिसी की मंजिलें एक है। मंजिल क्या है? प्राइस को स्टेबल करना, इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल करना और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में आगे देश को लेके जाना। एम आई क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तुम लोग जल्दी से इसको एक बार अपनी भाषा में लिख लो तो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को 3-4 लाइनें, बस ज्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन लिख लो। जल्दी कीजिए। क्या लिखी हो, पढ़ो तो एक बार। हम्म, It is that type of inflation in which there is a rise in price due to high demand, or we can say more purchasers are present there for fewer goods. So in that case, we can say demand pull inflation. हम्म। और इतना ही लिखना है। ये अच्छा है, खराब है, ये भी लिख ये सकते हैं। ये कैसे कंट्रोल? अरे 3 नंबर 4 नंबर का आएगा तो फिर तुम कैसे 4 लिखोगे? लाइन ठीक है, जल्दी लिखो। ये तो लिख लो उसको।
अच्छा है, लेकिन उसमें वो वर्ड ऐड करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोलेबल है तो कंट्रोल्ड है तब। अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड हो गया तो फिर नुकसानदेह है। क्योंकि सारे इन्फ्लेशन के जड़ में फिर वही हो जाएगा। देखिए, इज इट डन क्लास? तो एक्चुअली में जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसीज से हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है, बेसिक रीजन फॉर इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब कि जब आपकी इकोनॉमी में मतलब गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी इन सप्लाई कम है और उसके रिस्पेक्ट में मनी विच इज चेजिंग दोस फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या आप कह सकते हैं when more money is chasing fewer goods, it is known as demand pull inflation. Demand pull inflation is good and it is a welcome form of inflation. लेकिन ये वेलकम फॉर्म और गुड फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन तब तक है जब तक ये कंट्रोल्ड है। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो फिर ये आपकी इकोनॉमी के लिए घातक है, खतरनाक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आखिरी में हम लोग लिख सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी के एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक बेहतर विकल्प है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं सरकार की फिस्कल पॉलिसी से और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से। तो आज का सेशन यहीं तक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और फिर जो स्टैगफ्लेशन है और फिर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है और फिर इसका रेमेडीज क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग बात करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। अटेंडेंस के लिए सारे लोग वेट करेंगे, अभी कोई कहीं कोई जाएगा नहीं।